शाम का वक्त था जब मैं पहली बार उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा। ये बात आज से करीब 12 साल पुरानी है, लेकिन आज भी आंखें बंद करता हूं तो वही ठंडी हवा, वही अजीब सी खामोशी और मिट्टी में मिली किसी सड़ी हुई चीज की गंध नाक में भर जाती है। उस दिन कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। मैं एक लोकल अखबार के लिए काम करता था और मुझे पुराने कब्रिस्तानों पर एक सामान्य सी रिपोर्ट तैयार करनी थी। लोग कैसे धीरे धीरे इन जगहों को भूलते जा रहे हैं, बस यही सब लिखना था। स्टेशन से उतरकर जब मैं पैदल उस इलाके की तरफ बढ़ा तो रास्ते में बच्चों की आवाजें थी, चाय की दुकान से आती केतली की सीटी थी और दूर कहीं से अजान की हल्की सी गूंज थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। कब्रिस्तान के बाहर एक टूटा सा लोहे का गेट था जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश ही नहीं की हो। अंदर झांकते ही लंबी लंबी घास दिखी जो घुटनों तक आ रही थी और बीच बीच में झुकी हुई कब्रें जिन पर लिखे नाम अब पढ़े नहीं जाते थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। मैं अंदर चला गया। जैसे ही मेरे जूते घास को कुचलते हुए आगे बढ़े, एक अजीब सी ठंडक पैरों से होकर रीढ़ तक चढ़ गई। हवा वहां बाहर की तुलना में ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे सांस लेते वक्त फेफड़ों पर कोई बोझ पड़ रहा हो। मैं कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें लेने लगा। हर क्लिक के साथ आसपास की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाजें जो बाहर तक सुनाई दे रही थी, यहाँ आते ही जैसे गायब हो गई थी। सिर्फ दूर कहीं से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम लिया हो, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। काम के दौरान ऐसा होना आम बात है, ऐसा मैं खुद को समझा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे कुछ नई सी कब्रें दिखी। उन पर मिट्टी अभी ठीक से बैठी नहीं थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया था कि यह कब्रिस्तान बरसों से इस्तेमाल में नहीं है। मैं झुका और एक कब्र के पास रखे पत्थर को पढ़ने की कोशिश की। नाम अधूरा था, तारीख धुंधली, लेकिन मिट्टी से एक कच्ची सी गंध आ रही थी, जैसे हाल ही में जमीन को खोदा गया हो। उसी वक्त हवा अचानक रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। न पत्तों की आवाज, न दूर की किसी बस्ती का शोर। सिर्फ मेरी सांसों की आवाज, जो अब मुझे खुद को बहुत तेज लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेट जिससे मैं अंदर आया था अब दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सिर्फ कब्रें थी, एक के बाद एक, जैसे कोई अंतहीन रास्ता। मुझे पहली बार हल्की बेचैनी महसूस हुई। घड़ी देखी, वक्त जैसे सामान्य से ज्यादा तेज भाग रहा था। मैंने वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कदम पीछे की तरफ बढ़ाया, मुझे मिट्टी पर किसी और के पैरों के निशान दिखे। वो मेरे नहीं थे। वो निशान मेरी तरफ आते हुए रुक जाते थे, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है। मेरी आवाज खुद मुझे खोखली लगी, जैसे कब्रों के बीच जाकर मर गई हो। जवाब में कुछ नहीं आया, लेकिन उसी पल मुझे एक अजीब सी सड़न की गंध महसूस हुई, जो पहले से कहीं ज्यादा तीखी थी। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने ताबूत को खोल दिया गया हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। तभी दूर एक कोने में मुझे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। बहुत दुबला पतला, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। मैंने राहत की सांस ली कि कम से कम कोई इंसान तो है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। जब मैं उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा देखने के लिए झुका, तो मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कभी कुछ रहा ही ना हो। वो मेरी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडा सा सच। अगले ही पल हवा फिर चलने लगी और मैं झपककर पीछे हट गया। जब मैंने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही खाली जमीन, वही कब्रें और वही गहरी खामोशी। उस दिन मैं किसी तरह वहां से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मुझे लग रहा था जैसे कब्रिस्तान ने मुझे देख लिया है, पहचान लिया है, और अब वो मुझे जाने नहीं देने वाला। उस रात मैं घर पहुंचा तो शरीर थका हुआ था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की लाइट जलाकर बैठा रहा, फिर भी लग रहा था जैसे कहीं कोई कोना अंधेरे में छुपा मुझे देख रहा हो। खिड़की से बाहर गली की स्ट्रीट लाइट पीली रोशनी फैला रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी दिल में एक अजीब सा डर जमा हुआ था। कब्रिस्तान में उस आदमी की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखें याद करते ही ऐसा लगता जैसे वे अभी मुझे देख रही हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो कोई पागल फकीर होगा या चौकीदार, लेकिन दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस पल मैंने पलट कर देखा था, वहां कोई पैरों के निशान तक नहीं थे। अगर कोई इंसान होता तो जमीन पर कुछ तो होता। उस सन्नाटे में कोई ऐसे गायब नहीं हो सकता।
आधी रात के करीब जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे अपने कमरे में भी वही मिट्टी और सड़न की हल्की सी गंध महसूस हुई। मैंने उठकर खिड़की बंद की, दरवाजा चेक किया, लेकिन गंध बनी रही। करीब 2 बजे के आसपास मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया हो, इतना हल्का कि शायद कोई और ध्यान न दे, लेकिन उस खामोशी में वो आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया, कान लगाया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई खांसी नहीं। मैंने दरवाजा खोला, बाहर वही खाली गलियारा, वही पीली लाइट। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे अपने कमरे के अंदर फर्श पर मिट्टी के कुछ ताजा निशान दिखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्रिस्तान में देखे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लाइट पूरी तेज कर दी और हर कोना देखा, कुछ भी नहीं था। निशान भी कुछ देर बाद ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं सीधे अखबार के दफ्तर गया, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। हर तस्वीर जो मैंने कब्रिस्तान में ली थी, बार बार कैमरे में देखने लगा। ज्यादातर फोटो सामान्य थी, लेकिन एक तस्वीर में पीछे एक कब्र के पास एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी, बिल्कुल उसी आदमी की आकृति। मैंने उस इलाके के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले, लाइब्रेरी गया, नगर निगम के दफ्तर में पूछताछ की। धीरे धीरे एक अजीब कहानी सामने आने लगी। वो कब्रिस्तान आधिकारिक तौर पर बंद था, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि वहां दफनाए गए लोग कभी चैन से नहीं सो पाए। बरसों पहले वहां एक सामूहिक कब्र बनाई गई थी, बिना पहचान, बिना रस्मों के। उस वक्त महामारी फैली थी और लाशों को जल्दबाजी में दफना दिया गया था। कहा जाता था कि कई लोग जिंदा ही दफना दिए गए। ये बातें पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आने लगा कि वहां की हवा इतनी भारी क्यों थी, क्यों वहां अजीब सी बेचैनी थी। उसी शाम मैंने एक बुजुर्ग से बात की जो उसी इलाके में 50 साल से रह रहा था। उसने कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि वहां जाने वाला हर इंसान कुछ न कुछ साथ ले आता है, कोई आवाजें, कोई सपने और कोई साया। उस रात फिर वही सपना आया। मैं उसी कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन इस बार चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा था। जमीन से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कहना चाहते हो। मैं चलना चाहता था, लेकिन पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे। तभी मुझे वही आदमी दिखा। इस बार वो खड़ा था। उसके पीछे बहुत सारे चेहरे थे, अधूरे, मिट्टी से सने हुए। उसने कहा, अब तुम देख सकते हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। अब ये सिर्फ एक कहानी या रिपोर्ट नहीं रही थी। कब्रिस्तान ने जैसे मेरे अंदर जगह बना ली थी, और मुझे एहसास होने लगा था कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी की रफ्तार बदल गई। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर कहीं कुछ लगातार खिसक रहा था। मैं दफ्तर जाता, लोगों से बात करता, हंसने की कोशिश करता, पर हर आवाज के पीछे मुझे कोई और आवाज सुनाई देती, जैसे किसी दीवार के उस पार से कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। कई बार नाम लेकर, कई बार सिर्फ सांसों की आवाज में। सबसे अजीब बात यह थी कि अब मुझे कब्रिस्तान की गंध हर जगह महसूस होने लगी थी। बस में, दफ्तर में, यहाँ तक कि चाय की प्याली के पास भी मिट्टी और सड़न की वही मिली जुली बू। एक शाम जब मैं घर लौटा तो बिजली चली गई थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं से जनरेटर की भारी सी आवाज आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कदम रखते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मुझे देख रहा हो। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर की तरफ आया, जैसे कमरा मुझे पहचानकर सांस छोड़ रहा हो। मैंने लाइट का स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। अंधेरे में कमरे की दीवारें मुझे पहले से ज्यादा करीब लग रही थी। मैंने मोमबत्ती जलाई। उसकी लो कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस से हिल रही हो। उसी रोशनी में मैंने देखा कि कमरे के फर्श पर फिर से मिट्टी के निशान हैं, इस बार ज्यादा और सीधे मेरे बिस्तर तक जाते हुए। दिल बैठ सा गया। मैं जानता था कि ये मेरा वहम नहीं है। मैंने दरवाजा बंद किया, कुर्सी खींचकर टिकाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के बावजूद कहीं न कहीं मुझे ये सब देखना जरूरी लग रहा था, जैसे कोई मुझे धीरे धीरे सच्चाई की तरफ धकेल रहा हो। उस रात मैं जागता रहा। मोमबत्ती बुझने लगी तो मैंने दूसरी जलाई। हर बार लो बुझने से पहले कमरे में एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा जाता था। ऐसा सन्नाटा जिसमें कान बजने लगते हैं। उसी खामोशी में मुझे फर्श के नीचे से हल्की हल्की खरोंच की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। मैंने कान जमीन से लगाया। आवाजें और साफ हो गईं, साथ में धीमी सी कराह, जैसे किसी का गला भर आया हो। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। स्क्रीन की रोशनी में दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हम अभी भी यहाँ हैं।
मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसी पल कमरे की हवा और ठंडी हो गई। सांस लेते वक्त सीने में दर्द सा होने लगा। दीवारों से जैसे फुसफुसाहटें टकराकर लौट रही थी। कई आवाजें, अलग अलग, लेकिन सब में एक ही दर्द था। अगले दिन मैं फिर से उस इलाके में गया। इस बार अकेला नहीं, मैंने एक लोकल गाइड को साथ लिया, जो कब्रिस्तान के पास ही पला बड़ा था। रास्ते में वो बहुत कम बोल रहा था। जब मैंने उससे उस जगह के बारे में पूछा, तो उसने नजरें झुका ली। कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचते ही उसने आगे जाने से मना कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा कि रात के बाद वहां कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो पूरी तरह लौटता नहीं। मैं अकेला ही अंदर गया। दिन का उजाला था, फिर भी अंदर अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। हवा में वही भारीपन, वही सन्नाटा। मैंने महसूस किया कि इस बार कब्रें अलग लग रही थी, जैसे थोड़ा थोड़ा हिल चुकी हो। एक जगह मिट्टी धसी हुई थी, जैसे नीचे कुछ खाली हो। मैं झुका और कान लगाया। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई मेरा नाम जानता हो। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा कंधा छू लिया हो। मैंने झटके से पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर ठंडा सा दबाव अब भी महसूस हो रहा हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह कब्रिस्तान सिर्फ मरे हुए लोगों की जगह नहीं है। ये यादों, अधूरी सांसों और दबा दिए गए सच का बोझ ढो रहा है। और अब किसी वजह से उसने मुझे अपना गवाह चुन लिया है। उस दिन कब्रिस्तान से लौटने के बाद मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी, जो डर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। रात होते होते आसमान में बादल घिर आए और हवा में नमी के साथ वही जानी पहचानी गंध लौट आई। इस बार गंध सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, उसमें कुछ और मिला हुआ था। पुरानी लकड़ी, गीले कपड़े और किसी बंद जगह में सड़ती सांसों की बदबू। मैं जान गया कि यह सिर्फ मेरे घर तक नहीं आई है, यह मेरे अंदर उतर चुकी है। करीब 11 बजे अचानक बिजली चली गई। इस बार मोमबत्ती जलाने का मन भी नहीं हुआ। अंधेरे में बैठा रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हर बूंद छत पर गिरते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई उंगलियों से धीरे धीरे थपथपा रहा हो। उसी आवाज के बीच मुझे अपने कमरे में किसी के चलने का एहसास हुआ। कदमों की आवाज नहीं, बल्कि फर्श पर दबाव बदलने की अनुभूति। जैसे कोई बहुत हल्का होकर भी मौजूद हो। मेरे कानों के पास किसी ने सांस छोड़ी। गर्म नहीं, बल्कि ठंडी। रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसी पल दीवार के पास से फुसफुसाहट उभरी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन दर्द साफ था। जैसे बहुत से लोग एक साथ कुछ कहना चाहते हो, लेकिन जमीन के नीचे दबे होने की वजह से आवाज टूट टूट कर आ रही हो। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। उल्टा, अब वे मेरे सिर के अंदर गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही है। पल भर के लिए सब कुछ घूम गया। जब आंखें खुली, तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं उसी कब्रिस्तान में खड़ा था। रात थी, बारिश हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे कपड़े सूखे थे। चारों तरफ कब्रें थी, और हर कब्र के पास कोई न कोई खड़ा था। सबके चेहरे अधूरे, धुंधले, जैसे यादों से बने हैं। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था। वही आदमी फिर सामने आया। सफेद कपड़े अब मिट्टी से सने थे। उसने इस बार कुछ कहा नहीं, बस इशारे से मुझे जमीन की तरफ देखने को कहा। मैंने देखा कि मिट्टी अपने आप हिल रही है, जैसे अंदर कुछ करवट बदल रहा हो। फिर जमीन से हाथ बाहर निकले। उंगलियां कांप रही थी, नाखून टूटे हुए। कोई चीख नहीं थी, सिर्फ सांसों की जद्दोजहद। मुझे समझ आ गया कि ये वही लोग हैं जिन्हें जल्दबाजी में, बिना रस्मों के, बिना अंतिम विदाई के दफना दिया गया था। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें आए। देखो, याद रखो, बताओ। मुझे लगा जैसे मेरी छाती फट जाएगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। तभी उस आदमी ने पहली बार मेरी आंखों में सीधा देखा। उसकी खाली आंखों में अब कुछ था, एक बोझ। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम मरे नहीं थे, हमें मरा हुआ मान लिया गया। अगले ही पल मैं अपने कमरे में था। बारिश अब भी हो रही थी। बिजली वापस आ चुकी थी। घड़ी देखी, सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे, लेकिन मेरे कपड़े अब गीले थे, मिट्टी से सने हुए। हाथों में मिट्टी चिपकी हुई थी। ये सपना नहीं था। अब कोई शक नहीं बचा था। उस रात के बाद मैं बदल गया। मुझे नींद आने लगी, लेकिन सपनों में नहीं। नींद के बीच बीच में हर बार आंख खुलती तो लगता कोई कोने में खड़ा है। कई बार सुबह उठकर देखता तो मेरे बिस्तर के पास गीली मिट्टी की हल्की सी परत होती, जैसे कोई रात भर बैठा रहा हो। अब मुझे समझ आ गया था कि कब्रिस्तान मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा। वो मुझसे कुछ चाहता है। कोई कहानी, कोई सच, जो अब तक जमीन के नीचे दबा हुआ है। और यह भी साफ था कि अगर मैंने यह बात दुनिया तक नहीं पहुंचाई,
तो शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे दिन और रात के बीच की रेखा मिटने लगी। मैं जागता तो भी थका हुआ लगता और सोता तो भी पूरी तरह सो नहीं पाता। जैसे मेरा दिमाग अब दो जगहों पर एक साथ मौजूद रहने लगा हो। दफ्तर जाना छोड़ दिया। फोन की घंटी सुनते ही चिढ़ होने लगी, क्योंकि हर आवाज अब मुझे कब्रिस्तान की फुसफुसाहट जैसी लगती थी। लोग पूछते थे क्या हुआ है, लेकिन मैं क्या बताता कि कुछ मरे हुए लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कि मिट्टी मुझे पहचानती है। एक सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ा था दाढ़ी बनाते हुए, तो अचानक लगा जैसे आईने में मेरी परछाई थोड़ी देर से हिल रही हो। मैंने हाथ रोका, परछाई ने भी रोका, लेकिन एक पल बाद दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके थे, चेहरा पीला जैसे खून कम हो, और गर्दन के पास कॉलर के अंदर मिट्टी की पतली सी रेखा जमी हुई थी। मैंने साफ की, लेकिन अगले ही पल फिर दिखाई दी, जैसे वो मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी हो। उसी दिन मुझे फिर एक मैसेज मिला, वही अनजान नंबर। इस बार लिखा था, आज रात, सिर्फ 2 शब्द, न कोई समय न कोई जगह। लेकिन मुझे पता था, मन में कोई सवाल नहीं उठा। शाम होते होते आसमान फिर भारी हो गया। बादल वैसे ही थे जैसे उस पहली रात थे। मैं बिना कुछ सोचे घर से निकल पड़ा। कदम अपने आप उसी रास्ते पर मुड़ गए। स्टेशन, सुनसान सड़क और फिर वही जंग लगा गेट। कब्रिस्तान में इस बार घुसते ही अजीब अपनापन महसूस हुआ। डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक खिंचाव, जैसे मैं यहाँ का ही हिस्सा हूँ। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, पेड़ स्थिर थे। कब्रों के बीच चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि जमीन नरम है, जैसे बहुत कुछ अंदर दबा हो। दूर एक जगह हल्की रोशनी दिखी, मोमबत्ती की नहीं, बल्कि जैसे कोई पुरानी लालटेन जल रही हो। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि कई आकृतियां गोल घेरा बनाए खड़ी हैं। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बीच में वही आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बहुत बूढ़ा भी नहीं, बहुत जवान भी नहीं। उसने मुझे देखते ही सिर हिलाया, जैसे मेरा आना तय था। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, एक खुली हुई कब्र, ताजा नहीं लेकिन खुली हुई। उसने कहा, यह आखिरी है। उसकी आवाज अब पहले जैसी सपाट नहीं थी, उसमें थकान थी। हर किसी को किसी न किसी को याद रखने वाला चाहिए। हमें कोई नहीं मिला। मुझे समझ आने लगा कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। सिर्फ डराना नहीं, सिर्फ दिखाना नहीं। वे चाहते थे कि कोई जिंदा इंसान उनकी कहानी अपने अंदर उठाए, गवाह बने, बोझ बने। मैं कब्र के पास गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ था। सांसों की आवाजें, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जैसे किसी ने आखिरी उम्मीद भी वहीं छोड़ दी हो। मेरे पैरों के नीचे मिट्टी खिसकी। एक पल के लिए लगा मैं गिर जाऊंगा। तभी पीछे से कई हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा नहीं, भारी, जैसे जिम्मेदारी। अचानक मेरे सिर में एक साथ कई दृश्य आने लगे। लोग खांसते हुए, बुखार में तड़पते हुए, डॉक्टरों की जल्दी, अधिकारियों की आवाजें, मर चुका है, अगला, जल्दी करो। और फिर अंधेरा, ऊपर से गिरती मिट्टी, चीखें जो बाहर नहीं जा पाई। मेरे मुंह से अपने आप एक करार निकल गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मेरे नहीं थे। जब सब शांत हुआ तो मैं घुटनों के बल बैठा था। कब्र बंद हो चुकी थी। चारों तरफ कोई नहीं था, सिर्फ हवा जो अब धीरे धीरे चल रही थी। मुझे पता था कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली अंत पास आ रहा है। क्योंकि जो कहानी मैंने देखी है, वो अब सिर्फ मेरी नहीं रही। वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। उस रात के बाद मैं वापस घर तो आ गया, लेकिन असल में कभी लौटा ही नहीं। शरीर घर में था, पर मन अब भी उसी कब्रिस्तान की नम मिट्टी में धंसा हुआ था। सुबह हुई तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, पक्षियों की आवाजें थी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। सब कुछ सामान्य, लेकिन मेरे लिए अब सामान्य नाम की कोई चीज बची नहीं थी। आईने में देखा तो चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और भी साथ देख रहा हो। मैंने लिखना शुरू किया, पहले कांपते हाथों से, फिर मजबूरी में। जो देखा था, जो महसूस किया था, सब। हर शब्द के साथ कमरे में हवा भारी होती जाती। कई बार लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है, पढ़ रहा है। जब रुकता तो अंदर से एक बेचैनी उठती, जैसे किसी ने अधूरी सांस छोड़ दी हो। फिर मजबूरन आगे लिखता। कई रातें बिना सोए बीती। जब नींद आती तो सपने नहीं आते थे, सपनों से भी ज्यादा साफ दृश्य आते थे। वही चेहरे, वही अधूरी आंखें, वही दबा हुआ शोर। एक दिन अचानक लिखते लिखते मेरी उंगलियों से खून निकल आया। कागज पर स्याही और खून मिल गए। अजीब बात यह थी कि दर्द नहीं हुआ, जैसे शरीर अब मेरी चेतावनियां मानना बंद कर चुका हो। उसी शाम मुझे एहसास हुआ कि कमरे में मिट्टी की परत मोटी हो चुकी है। सिर्फ फर्श पर नहीं, मेज पर, किताबों पर, यहाँ तक कि मेरे कंधों पर भी।
जैसे मैं धीरे धीरे उसी जगह का हिस्सा बनता जा रहा हूँ। अंतिम पन्ना लिखते वक्त कमरे में अजीब सी शांति थी। न फुसफुसाहट, न कदमों की आहट, बस एक भारी सन्नाटा, जैसे सब इंतजार कर रहे हों। मैंने आखिरी लाइन लिखी और कलम रख दी। उसी पल हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर देखा तो दूर, बहुत दूर, वही कब्रिस्तान दिख रहा था, जबकि वो यहाँ से दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब दिख रहा था, साफ, पास, बहुत पास। मेरे कानों में वही आवाज आई, लेकिन इस बार डराने वाली नहीं थी, थकी हुई थी। अब हम याद में हैं। उस पल मुझे समझ आ गया कि कीमत क्या है। कहानी लिखने के बाद मैं आजाद नहीं हुआ हूँ, मैं पुल बन गया हूँ, जमीन के नीचे और ऊपर की दुनिया के बीच। अब जो भी यह कहानी पढ़ेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, वो देखेगा, महसूस करेगा, और शायद कभी किसी सुनसान शाम उसे भी मिट्टी की वही गंध आएगी। आज ये लिखते हुए भी मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और रहूंगा। कई बार लगता है सांस कम पड़ रही है, जैसे हवा भी उधार की हो। रात में आईना देखता हूँ तो परछाई अब बिल्कुल देर से नहीं हिलती, वह पहले हिलती है, और मैं उसके बाद। अगर तुम ये कहानी यहाँ तक पढ़ पाए हो तो एक बात याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे इंतजार करती हैं, किसी गवाह का, किसी आवाज का, और कभी कभी अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है।